हम लोग ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के क्या क्या मेरिट, कितने तरह के होते हैं, ऑब्जर्वेशन के क्या क्या मेरिट्स होते हैं, इन सब की चर्चा हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है एक बार मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो कितने ऑब्जर्वेशन कितने तरीके का होता है अगर आपको याद हो। पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इतने तरह का होता है। ठीक है। पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन होता है, या फर्दर फिर कई टाइप का होता है। हाँ, जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है वो कई तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है कंप्लीट पार्टिसिपेंट, दूसरा है कंप्लीट नॉन पार्टिसिपेंट, और सेमी कंप्लीट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या सेमी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये तीन तरीके का हो गया। ठीक है। इसमें जो हमारा रिसर्चर होता है, यानी जो हमारा ऑब्जर्वर होता है, वह अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। जो कंप्लीट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट भी होता है। ठीक है। जो सेमी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होता है, उसमें रिसर्चर जो होता है वह पार्टिसिपेंट तो होता है, लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट को पता होता है कि वह पार्टिसिपेंट है। और जो कंप्लीट ऑब्जर्वर होता है, उसमें वो पार्टिसिपेशन नहीं करता है, केवल बाहर बाहर से चीजों को ऑब्जर्व करता है। ठीक है। वो फिर अगेन दो तरह का हो जाता है, कोवर्ट एंड ओवर्ट। एक में क्या होता है, कोवर्ट में क्या होगा कि रिसर्चर जो है वह जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज को देख सकता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि रिसर्चर उन्हें देख रहा है। और ओवर्ट में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वह सब्जेक्ट को क्लियरली बता देता है कि वह उनको ऑब्जर्व करने वाला है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके बाद उन्हें ऑब्जर्व करता है। ठीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसका एग्जांपल ले लो। जैसे आप यह समझो कि धूम फिल्म है। सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे धूम फिल्म कैसे लगता है कि धूम फिल्म में हम देखते हैं, धूम का जो फर्स्ट पार्ट आया था उसमें कि अभिषेक बच्चन जो है उन चोरों को पकड़ना चाहते हैं, जॉन अब्राहम को पकड़ना चाहते हैं, उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। उनके साथ रह के उनकी चीजों को देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपना काम करते हैं। तो वह क्या हो गया, कंप्लीट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सेमी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक लेखिका है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, बहुत फेमस लेखिका है फॉरेन की, जिनकी बहुत सी किताबें हैं। तो उन्हें ब्रॉथल की एक्टिविटीज के ऊपर एक किताब लिखनी थी। प्रोस्टिट्यूट्स कैसे बिहेव करती हैं उनकी एक्टिविटी के ऊपर उन्हें किताब लिखनी थी। तो उसमें स्टार्टिंग पीरियड में उन्होंने कंप्लीट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया, और बाद में अपने रिसर्च वर्क को पूरा करने के लिए उन्होंने सेमी कंप्लीट ऑब्जर्वेशन किया। यानी जब वो स्टार्टिंग में गई तो उन्होंने अपने आप को एज ए प्रोस्टिट्यूट रिप्रेजेंट किया, और उन प्रोस्टिट्यूट के साथ वो ब्रॉथल में रही, और रह के उन्होंने वहां पे उनकी एक्टिविटीज देखी, उनके एक्शंस को जज किया। भारत में नहीं, भारत के बाहर की बात है, फिनलैंड या स्वीडन की बात है। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया, और फिर उनसे बातचीत की, और फिर उसके आधार पे उन्होंने अपने अनुभव और उनसे हुई बातचीत के आधार पे उन्होंने अपना रिसर्च वर्क प्रस्तुत किया था। तो वह किसका एग्जाम्पल हो गया, जब उन्होंने अपने आप को उनको बता दिया कि हाँ भाई मैं भी मेरा इंटेंशन ये है, मैं ही काम कर रही हूँ। तो वो किस में आ जाएगा, सेमी पार्टिसिपेंट में। और दूसरा तीसरा तरीका, जो क्रिकेट टीम का सिलेक्शन होता है, किसी भी टीम का सिलेक्शन होता है, आप उसको देख सकते हैं। वहां पे जो जज करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार वो चुपचाप आके ऑडियंस में बैठ जाते हैं, बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं, और प्लेयर्स को खेलते हुए देख के उन्हें जज करते हैं कि किस प्लेयर को हमें पिक करना है, किसे पिक नहीं करना है। तो वो क्या हो गया हमारा, जब वो छुप के बिना प्लेयर्स को बताए बैठे हुए हैं, तो क्या हो गया, कोवर्ट हो गया। और कई बार क्या होता है कि जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होते हैं, वो जाते हैं, जाके प्लेयर से मिलते हैं पहले, और फिर उसके बाद से जाके उन्हें जज करते हैं। तो वह किस में आएगा हमारा, ओवर्ट कंप्लीट ऑब्जर्वेशन। क्लियर है चीज, श्योर है। यस सर। ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो होता है स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड भी होता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब पूरे सिस्टम के अनुसार होगा,
ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स होंगे, कुछ लॉज होंगे, कुछ सेटअप होंगे, कुछ सेटिंग होगी, उसको फॉलो करते हुए हमें लोगों को ऑब्जर्व करना होता है। उसे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं। और जब कोई सेटिंग नहीं होती है, कोई रूल्स नहीं है, तब वो क्या होता है, आपको अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है। नॉन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो होता है, उसे हम कह सकते हैं कि वह आपको नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, यानी नेचुरल कंडीशन में आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, उसके अनुसार आप चीजों को जज कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है चीज? श्योर है? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर आप। देखो, स्ट्रक्चर्ड में और नॉन स्ट्रक्चर्ड के बीच का बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप कोई भी ऑब्जर्वेशन पूरी प्लानिंग के साथ सिस्टम के अनुसार रूल्स को फॉलो करते हुए करते हैं, तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। बट जब आप किसी चीज को उसकी नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व कर रहे हैं विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो क्या होगा, नॉन स्ट्रक्चर्ड होगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। तीसरा होता है हमारे लिए स्ट्रक्चर्ड नॉन स्ट्रक्चर के बाद अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर जो है वह पार्टिसिपेंट के ऊपर कोई कंट्रोल रख सकता है तो उसे कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और अगर ओपन होता है, फ्री कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है। जो कंट्रोल्ड होता है वो काफी हद तक हमारा जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है उससे मिलता जुलता है। और जो अनकंट्रोल्ड होता है वह काफी हद तक जो अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, श्योर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि शेर, आपने क्या किया कि आपने जू में टाइगर रखे हुए हैं, आपने क्या किया है, जू में टाइगर रखा हुआ है, और फिर आप उस टाइगर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हो, तो किसका एग्जाम्पल होगा, कंट्रोल्ड का, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट क्या है, हमारे लिए कंट्रोल्ड है। एक फिल्म आई थी, अच्छा ठीक है, फिल्मों से मुझे थोड़ा ज्यादा लगाव है कई बार, स्पेशली पढ़ाई को लेकर। एक फिल्म का नाम बताओ जिस फिल्म में जैकी श्रॉफ है, सलमान खान है, करीना कपूर है, पता है? बताओ। सर वो तो नहीं है सर जो उसमें कहता है सलमान खान, जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा। नहीं, उसमें अच्छा। जैकी श्रॉफ है, वो सलमान खान के पढ़ा होता है तो उसके बड़े भाई की तरह रहता है। सलमान खान ने उस फिल्म में एक पागल का रोल किया है, पागल मत को पर्सन का रोल किया है। देखिए वो फिल्म, क्योंकि कौन सी मूवी है सर वो? क्योंकि नहीं सर, नहीं देखी सर। कोई बात नहीं। तो उस फिल्म में क्या होता है कि सलमान खान को लाया जाता है कहाँ, मेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ जैकी श्रॉफ और करीना कपूर दोनों डॉक्टर होते हैं। जैकी श्रॉफ सलमान खान की फैमिली से पहले से परिचित होते हैं, तो कोशिश ये करते हैं फिल्म में जो दिखाया जाता है कि भाई सलमान खान की तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है। करीना कपूर भी वहां होती है, तो पहले सलमान खान को ऑब्जर्व किया जाता है मेंटल हॉस्पिटल में। जब मेंटल हॉस्पिटल में ऑब्जर्व किया गया तो वह क्या था, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था, कंट्रोल्ड सेटअप है, तो वहां का ऑब्जर्वेशन कौन सा काउंट होगा, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। बाद में सलमान खान को पार्क में, मार्केट में, यहाँ वहां लेके जाते हैं उसे जल्दी ठीक होने के लिए, वह किसमें काउंट होगा, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में। क्लियर है? श्योर है? तो जब नेचुरल कंडीशन में कोई ऑब्जर्वेशन होता है तो अक्सर वो क्या होता है, अनकंट्रोल। जैसे आप जंगल में जाके शेरों को देख रहे हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जंगली हाथियों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सब किसका पार्ट हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का। क्लियर है? गाइस क्लियर है ये चीज? यस सर। सर ठीक है।
अगला होता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्जर्वेशन। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और ग्रुप ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है? अगर एक ही आदमी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो किस में काउंट होगा? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में। एक से ज्यादा लोग हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट किया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। सो नंबर ऑफ सब्जेक्ट के आधार पे, यानी कितने लोग की हमें स्टडी करनी है, कितनी चीजों की स्टडी करनी है, इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एंड ग्रुप ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। एक आदमी का ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक सब्जेक्ट का करते हैं तो इंडिविजुअल हो गया। एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो क्या होगा? एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा होता है, उसके लिए हम लोग कौन कौन से टेक्निक यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन शेड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेकलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेटिंग स्केल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है। यानी हम रेटिंग स्केल्स का, चेकलिस्ट का और ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में। क्योंकि स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में हमें स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चन सामने रखने होते हैं, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ क्वेश्चनिंग होती है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, चेकलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, रेटिंग स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, श्योर है? चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन एंड रिकॉर्डिंग, और तीसरा क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जर्व रिजल्ट और फाइंडिंग। ये तीन स्टेप होते हैं ऑब्जर्वेशन के, जो कई बार आपसे स्टेप भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर इसको चाहो तो चार स्टेप में भी डिवाइड कर सकते हो। पहला स्टेप क्या होगा? प्लानिंग, दूसरा क्या होगा? एग्जीक्यूशन, तीसरा क्या होगा? रिकॉर्डिंग, और चौथा क्या होगा? इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ठीक है guys? क्लियर है सबको? यस। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। मेरिट क्या क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन के? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। देखो, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल हम बहुत सारे कंडीशंस में हम ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए ऑब्जर्वेशन काम आ सकता है। जैसे मान लो दो अलग अलग ग्रुप हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन अगर हमें स्टडी करना है तो हम ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लोगों के वर्क परफॉर्मेंस का की स्टडी करनी है, वहां हम ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड हैबिट के लिए कर सकते हैं, वर्किंग पैटर्न, लिविंग कंडीशन, सोशल नॉर्म्स, स्टडी द बिहेवियर ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है, जब क्वेश्चनायर या इंटरव्यू हमारे लिए यूजफुल नहीं हो, ऐसे कंडीशन में हम ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर हो, यानी सामने वाला आपकी बात नहीं समझ सकता हो, या सामने वाले की भाषा आप नहीं समझ सकते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। इन सभी कंडीशंस में हम ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो होता है, इसके अलावा
रिसर्चर जो होता है वह उस कंडीशन में ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकता है जब वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हो। ठीक है। इंफॉर्मेशन के वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए ऑब्जर्वेशन में ग्रेटर स्कोप होता है या ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। ठीक है। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का डेटा हमें मिल सकता है। बिहेवियरल साइंस में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और किसी भी कंडीशन में, प्रेजेंट कंडीशन में यह जो है वह काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है। यह माना जाता है कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट यही दो रिलायबल और वैलिड मेजर्स हैं जब हमें कोई सिस्टमेटिक या साइंटिफिक स्टडी करनी होती है। यानी कभी भी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट ही रिलायबल एंड वैलिड मेथड्स हैं। क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें गाइस? इसमें कोई डाउट जो मैंने अभी कहा? नो सर। नहीं। चलिए इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके डिमेरिट क्या क्या होते हैं? सबसे पहला इसका साथ जो प्रॉब्लम आती है यह आती है कि हमें ट्रेंड ऑब्जर्वर्स मिलने मुश्किल होते हैं। ऐसे लोग जो वास्तव में जानते हो कि ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो कब किस तरह का रिएक्शन देगा। जैसे मान लो आप बाघों का अध्ययन कर रहे हो जंगल में। ठीक है। और अचानक से कोई बाघ जो है वहां पे झपट्टा मार दे या अचानक से आपके ऊपर हमला कर दे, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो फिर आपका सारा का सारा ऑब्जर्वेशन जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट जो है वह कैसे रिएक्ट करेगा। अगर उसे पता रहे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो, या नहीं भी पता रहे उस कंडीशन में भी, अगर उसे कुछ भी आ, ऐसा लगता है जो थोड़ा सा अलग है, तो उस कंडीशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा। तीसरी चीज है कि जो बायसेस हैं, यानी जो ऑब्जर्वर है उसके मन में किसी भी चीज को लेके किस तरह की भावनाएं हैं, किस तरह के आइडियाज हैं, किस तरह के व्यूज हैं, वहां भी ऑब्जर्वेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अगर हम पहले से प्री कन्विंस्ड नोशन के साथ जाते हैं तो वैसे कंडीशन में हमारा ऑब्जर्वेशन कभी भी सही नहीं हो। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक राहुल गांधी को लेके सबके मन में ये रहता है कि राहुल गांधी बहुत सीरियस व्यक्ति नहीं है। ठीक है। आप अपने मन में बात लेके जा रहे हो और वैसी स्थिति में अगर राहुल गांधी कभी कोई सीरियस बात करेंगे तो क्या होगा? क्या आप उनको, उनकी बात को वैल्यू दे पाओगे? बताओ, क्या संभव होगा हमारे लिए? देखो होता क्या है। अब एक छोटा सा बयान है राहुल गांधी का, उसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि हम आलू से सोना बनाएंगे। गुजरात में भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि हम आलू से सोना बनाएंगे। आलू से सोना बनाएंगे, अगर समान तौर पे इस बयान का मतलब क्या हुआ? जागृति बताइए। सामान्य तौर पे इस बयान का मतलब क्या हुआ? हम आलू से सोना बनाएंगे, इसका अर्थ क्या हुआ? बताइए। पूरे देश के लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने उनके इस बयान को मजाक में लिया। भाई आलू से सोना थोड़ा ही बन सकता है। लेकिन वहां उनके कहने का तात्पर्य हो सकता है कुछ और ही रहा हो, कि हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, आलू के प्रोडक्ट्स हैं, चिप्स हैं, बाकी सब चीजें वो बनाते हैं, तो वो भी तो एक तरह से सोना का उत्पादन हो गया या नहीं होगा? बताइए। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में हमारी सोच क्या है, हमारी भावनाएं क्या है, हम किसी को कैसे देखते हैं, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारे ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज पे। ठीक है। इसका और बहुत अच्छा उदाहरण है, कई बार जब हमारा अपना बच्चा कोई गलती करता है
तो हम उसे हंसी में उड़ा देते हैं, और दूसरा का बच्चा अगर उससे छोटी भी गलती करता है तो वहां पे क्या होता है, हम बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि हम दोनों को अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों को के एक्शंस को हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ किसमें आएगा, बायसेस एंड सब्जेक्टिविटी। जो रिसर्चर है, जो ऑब्जर्वर है, उसके मन में क्या कोई बायसनेस है, क्या वो सब्जेक्टिवली चीजों को देख रहा है, ऑब्जेक्टिवली चीजों को देख रहा है? तो अक्सर क्या होता है, बीइंग ए ह्यूमन, हमारा नेचर होता है कि हम चीजों को सब्जेक्टिवली देखने लगते हैं। ठीक है। अगला इसका जो डिमेरिट है वो यह है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटर्नली ऑब्जर्व बिहेवियर। हमें जो कुछ भी दिखता है, जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो हमें एक्सटर्नली ऑब्जर्व बिहेवियर दिखता है, हमें बाहर से सब चीजें दिखती हैं। कई बार हमें एक्चुअल चीजें पता नहीं लग पाती। ठीक है। इसके द्वारा हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। कॉज एंड इफेक्ट के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, या तो एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, या फिर कोरिलेशन का। नेक्स्ट वन, समटाइम्स कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कैन बी वेरी कॉस्टली। ठीक है। यहां पर इन्फेरेंस, कलेक्टेड डेटा से इन्फेरेंस या कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करना, उससे इन्फेरेंस फाइंड आउट करना कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन के डिमेरिट्स हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद अगली चीज आती है क्वेश्चनायर। ऑब्जर्वेशन में कोई डाउट है तो पूछ लो गाइस, ऑब्जर्वेशन में कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं। हेलो, हाँ सर, नहीं है। नहीं है। ऑब्जर्वेशन के बाद अगली चीज आती है क्वेश्चनायर की। क्वेश्चनायर क्या होता है? Questionnaire is a written list of questions, the answer to which are recorded by respondents. In a questionnaire, respondents read the question, interpret what is expected, and write down the answers. The only difference between an interview schedule and a questionnaire is that in the former, it is the interviewer who asks the questions and, if necessary, explain them, and records the respondent replies on an interview schedule, and in the later replies are recorded on by the respondent themselves. तो एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चनायर क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हम क्वेश्चनायर, रिटन लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होता है उसे हम क्वेश्चनायर कहते हैं। और क्वेश्चनायर और शेड्यूल दोनों सेम चीज होती है, अंतर दोनों के इस्तेमाल में होता है। तो ये क्वेश्चनर और शेड्यूल दोनों सेम चीज होता है, अंतर उन दोनों के इस्तेमाल में होता है। दोनों में क्वेश्चनर ही होते हैं और दोनों में क्वेश्चन एक निश्चित ऑर्डर में ही होते हैं। लेकिन अंतर कहाँ आता है? अंतर यह आता है कि हम क्वेश्चनर टर्म तब यूज करते हैं जब जो रेस्पोंडेंट हैं वो खुद से क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को समझें और उसका आंसर खुद से लिखें, खुद से उसका आंसर दें। तब वो क्या होगा, हमारे लिए क्वेश्चनर हो जाएगा। ठीक है। वही अगर कोई एन्यूमरेटर है, एन्यूमरेटर मतलब डेटा कलेक्टर, अगर कोई एन्यूमरेटर है जो रेस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स लेके उस क्वेश्चनर को फिल करता है तो उसे हम शेड्यूल कर देते हैं। और वही कोई इंटरव्यूअर है तो उसे हम इंटरव्यूअर शेड्यूल कर देते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? गाइस क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? आगे चलें? Yes, sir. ठीक है। तो क्वेश्चनायर के फीचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? क्वेश्चनायर्स आर अ सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस प्रेजेंटेड एज एन इंक्वायरी फॉर्म। क्वेश्चनायर क्या होते हैं? एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसे इंक्वायरी फॉर्म के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं, टू बी आंसर्ड बाय द रेस्पोंडेंट्स इन द रिटन वेज। यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट होता है वह लिख के उसका आंसर करता है। ठीक है। जो रेस्पोंडेंट होता है वो अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन के आधार पर क्वेश्चन को आंसर करता है। ठीक है।
इट इज प्राइमरली मींट फॉर कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड फैक्चुअल डेटा। इसका प्राइमरी टारगेट क्या होता है? फैक्ट और फैक्चुअल डेटा को कलेक्ट करना। या पर्सनल और जनरल दोनों ही तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। यह काफी हद तक शेड्यूल से मिलता जुलता है। यह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। यानी इससे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इससे हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलो आगे चलते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चन। तो इसमें कौन कौन, इसमें कुल 10 स्टेप्स होते हैं। देखो स्टेप्स इसलिए दिखा रहा हूँ ना आपको, इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में स्टेप्स पूछे जाते हैं। तो इसमें कुल 10 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टेकिंग डिसीजन अबाउट द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टेकिंग डिसीजन अबाउट द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा स्टेप क्या होगा? डिसाइडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। तीसरा क्या होगा? पेइंग अटेंशन टू द लैंग्वेज एंड वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन। चौथा क्या होगा? पेइंग अटेंशन टू द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। पांचवा स्टेप क्या होता है? ऑर्डरिंग और सीक्वेंसिंग ऑफ द क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन का ऑर्डर के, क्वेश्चन पहले किस तरह के क्वेश्चन होंगे, आखिर में किस तरह के क्वेश्चन होंगे। स्टेप 6 क्या होगा? राइटिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है इसका इंस्ट्रक्शन देना। उसके बाद क्या होगा? सीकिंग ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट एंड कलीग्स। यानी सबसे पहले आपने एक क्वेश्चनर बनाया, उसे अपने कलीग्स को दिखाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसे एक्सपर्ट्स को दिखाते हैं, उनकी राय लेते हैं। उसके बाद उसमें उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करके उसे प्रिलिमिनरी स्टडी के लिए भेजते हैं, जिसे हम पायलट टेस्ट या प्री टेस्ट कहते हैं, उसके लिए भेजते हैं। उसके आधार पर उस क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी तय होती है। और फाइनली क्वेश्चनर अपने फाइनल फॉर्म में आता है, जिसके बाद कि हम उसे रेस्पोंडेंट को देते हैं। नहीं, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम कि क्वेश्चन का कंटेंट क्या होगा, इस चीज को तय करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्वेश्चनर का फॉर्मेट क्या होगा, यह तय करते हैं। उसके बाद उसकी लैंग्वेज क्या होगी, वर्डिंग्स किस तरह के होंगे, इसे तय करते हैं। ठीक है। फिर कितना बड़ा होगा, कितने पेज का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, इन चीजों को तय करते हैं। उसके बाद उन क्वेश्चंस के ऑर्डरिंग क्या होगी, पहले कौन से क्वेश्चन होंगे, बाद में कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसको तय करते हैं। फिर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शन तय करते हैं कि जो रेस्पोंडेंट है उनके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, उन्हें किस तरह से इसको आंसर करना है। ठीक है। उसके बाद उस क्वेश्चनर को अपने साथियों को, अपने कलीग्स को और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स को दिखाते हैं, उनकी राय लेते हैं। उस राय के आधार पर अगर जरूरत पड़ी तो क्वेश्चनर में चेंजेस किए जाते हैं। फिर उस क्वेश्चनर का एक प्री टेस्ट होता है। कुछ लोगों से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। कुछ लोगों से रेस्पॉन्स लेते हैं और फिर देखते हैं कि रेस्पॉन्स जो है प्रॉपर वे में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर दोबारा क्वेश्चंस को चेंज किया जाता है और फिर से उसका प्री टेस्ट किया जाता है। हो सकता है कि लैंग्वेज में कुछ ऐसा इशू हो, क्वेश्चन की ऑर्डरिंग में कोई ऐसा इशू हो जिस कारण से सही रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? दोबारा फिर से क्वेश्चन को रीऑर्डर करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, लैंग्वेज चेंज करेंगे और फिर से एक बार प्री टेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर हमें रेस्पॉन्स प्रॉपर वे में मिल रहा है तब हम क्या करेंगे कि हम फिर उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को फाइनलाइज करेंगे और फिर फाइनली उसे फाइनल टेस्ट के रूप में हम लोगों तक भेज देते हैं। यही हमारे 10 स्टेप्स होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेट क्या होगा। किसी भी क्वेश्चनर में क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट क्या होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लोज क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। जो समान तौर पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है। वर्ड बेस्ड होते हैं। और जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है। यानी वहां पर हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा मिल सकता है और वहां से हमें क्वालिटेटिव डेटा मिलता है इन जनरल। ठीक है। जो क्लोज क्वेश्चन फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहला होता है डाइकोटोमी और फोर्स चॉइस क्वेश्चन। डाई मतलब टू, तो जहां दो ही ऑप्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाइकोटोमी। जहां दो ही ऑप्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाइकोटोमी। ट्रू फॉल्स, यस नो, ये सब किस में आ जाएंगे हमारे पास? डाइकोटोमी में आ जाएंगे। क्लियर है?
क्लियर ये चीज? इसका जो लेवल होता है वो नॉमिनल लेवल होता है। क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, याद है ना? ये चारों चीजें याद है? नॉमिनल पहला है, दूसरा क्या है हमारे लिए? ऑर्डिनल, तीसरा क्या होता है? इंटरवल, और चौथा क्या होता है? रेशियो। तो इसका जो लेवल होता है वो कौन सा लेवल होता है? नॉमिनल लेवल होता है डाइकोटोमी का। उसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, चार या चार चॉइस होंगे या पांच चॉइस होंगे, उसमें से किसी एक या दो को आपको पिक करना होगा। उसके बाद आता है रैंक ऑर्डरिंग, चीजों को रैंक में अरेंज करना। उसके बाद क्या आता है? रेटिंग स्केल्स आते हैं। ठीक है? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नॉमिनल होता है, जो रैंक ऑर्डरिंग होती है और रेटिंग स्केल्स होते हैं वो ऑर्डिनल होता है। फिर उसका से क्या आता है? सॉरी, रेशियो डेटा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? तो अगर उसमें जीरो आ रहा है तो रेशियो स्केल हो जाता है। और फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं, और ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वहां पर क्या होता है? हमारे पास वर्ड बेस्ड डेटा मिलता है। ठीक है? जैसे मान लो कि जेंडर की बात करेंगे, तो जेंडर किस में आएगा इन इन सब में से? अगर जेंडर पे पूछा जाए कि व्हाट इज योर जेंडर, तो इसका या इसमें से किस तरह का क्वेश्चन होगा, ये बताओ। जेंडर पूछा जाए, मैरिटल स्टेटस पूछा जाए, तो सब किस तरह का क्वेश्चन होगा, बताओ। गाइस रेस्पॉन्स दो। किस तरह का क्वेश्चन होगा ये? बताइए। जवाब दीजिए, अगर जेंडर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो किस तरह का होगा? गाइस जस्ट अ मिनट। ठीक है? सो या किस तरह, अगर मैं जेंडर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो किस स्टेटस, तो वह किस में आएगा? मैरिटल स्टेटस की बात करो तो क्या होगा? मैरिड या अनमैरिड, यही होगा ना? तो ये किसका एग्जांपल हो गया? डाइकोटोमस। वैसे अगर मैं जेंडर पूछता हूँ तो क्या होगा? मेल, फीमेल, या मैक्सिमम थर्ड जेंडर हो सकता है, बट थर्ड जेंडर को इग्नोर करें तो क्या होगा? मेल या फीमेल। या किस में काउंट होगा? डाइकोटोमस में। ठीक है? क्लियर है सबको? Yes. ठीक है। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा? जहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे फिल करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन होंगे टिक मार्क करने के लिए या ऑप्ट करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल चॉइस। ठीक है? जैसे मान लो कि आपसे कहा जाए, व्हाई डू वांट टू ज्वाइन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपके पास पांच छह ऑप्शन हो सकता है कि नियरर टू माई रेजिडेंस, फीस आर रिजनेबल, excellent academic environment, hostel facilities, better discipline and games facility, academic excellence। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से कुछ ऑप्शन को आप टिक मार्क कर सकते हो। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है?
ऐसे ही आपसे यह कहा जाए कि रैंक द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू योर आइडिया और योर व्यूज, और आपको 5 ऑप्शन दिए जाए। एकेडमिक एक्सेलेंस इज इंपॉर्टेंट, फी शुड बी रिजनेबल, नियर टू माई रेजिडेंस। मतलब कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन दिए जाए कि आप इसको रैंक करोगे कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एकेडमिक इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। तो यह किस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा? रैंक ऑर्डर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। वैसे रेटिंग स्केल क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि कैपिटल पनिशमेंट इज द बेस्ट वे टू डील विद द कॉन्स। कैपिटल पनिशमेंट इज द बेस्ट वे टू डील विद द रेपिस्ट। मान लो ये अगर ऑप्शन में हो, ठीक है, आपके पास फिर कुछ ऑप्शंस होंगे। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। यह किसका एग्जांपल हो जाएगा? रेटिंग स्केल का, क्योंकि यह चीजों को रेट करना है आपको। क्लियर है? Yes, sir. और सबसे लास्ट में क्या आएगा? रेशियो डेटा क्वेश्चन। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर हाइट, ठीक है, आपने कितनी बार विदेश विजिट किया है, या आप पिछले 1 साल में कितने शहरों में गए हैं। यह जो क्वेश्चंस होंगे ये सब किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे? रेशियो डेटा क्वेश्चन के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, श्योर है? अब हमारे पास जो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकता है वह भी हमारे पास 2 तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है कि एक जगह जहां आप डिटेल कमेंट डाल सकते हो, और दूसरा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो तीसरा पॉइंट है, लैंग्वेज एंड वर्डिंग्स। लैंग्वेज एंड वर्डिंग्स को लेके 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, लैंग्वेज हमारा ऐसा होना चाहिए क्वेश्चनर में कि जो रेस्पोंडेंट है उसे आसानी से समझ सके। जैसे मान लो आपको हरियाणा में कोई स्टडी करनी है, और आपने क्या किया कि आपने वहां पर क्वेश्चन में तमिल वर्ड्स का यूज कर दिया, तो क्या हरियाणा का व्यक्ति उसे समझ पाएगा? बताओ। या मान लो आपको केरल में स्टडी करनी है, तमिलनाडु में स्टडी करनी है, और आपने हिंदी में क्वेश्चन तैयार कर दिया, क्या वहां के लोग समझ पाएंगे ठीक से? नहीं ना। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो रेस्पोंडेंट के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा, जो उसकी वर्डिंग होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी भी फ्रैगमेंट का इस्तेमाल मत करो, हमेशा कंप्लीट सेंटेंस का इस्तेमाल करो। फ्रैगमेंट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आपको पूछना है एज, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज योर एज। हम ये नहीं लिखेंगे कि एज लिख के छोड़ दिया। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पूरा सेंटेंस यूज करें। ठीक है। तो कभी जैसे मान लो आपको किसी से पूछना है व्हाट इज योर डेली इनकम, किसी व्यक्ति से पूछना है जिसकी डेली इनकम है, व्हाट इज योर डेली इनकम। ठीक है। तो डेली इनकम लिख के हम नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे? लिखेंगे व्हाट इज योर डेली इनकम स्टेट इन रुपीज। आपकी प्रतिदिन की, आपकी दैनिक आमदनी क्या है, कृपया रुपए में बताएं, ताकि सामने वाले को क्लियर हो कि आप क्या पूछना चाहते हो। किसी भी तरह का कोई भी वेग टर्म या वेग स्टेटमेंट या वेग वे का इस्तेमाल नहीं करना हमें क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है। क्लियर है चीज? कभी भी एजम्पशन वाले क्वेश्चन जो हैं उस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड अनवांटेड एजम्पशंस। ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग एक दिन में लगभग कितने घंटे फेसबुक का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, क्लियर है चीज? एक दिन में कितने घंटे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो? तो इस तरह के क्वेश्चन से हमें दूर रहना है।
ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दूर रहना है। फिर अवॉइड द यूज ऑफ डबल नेगेटिव्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी भी डबल नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये 2 बार नो नहीं आना चाहिए क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। डबल नेगेटिव जो होता है क्वेश्चन की मीनिंग को चेंज कर देता है, सामने वाले को समझने में उससे दिक्कत हो सकती है। कभी भी 2 बार नो या नॉट आपके क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कभी भी क्वेश्चन जो होने चाहिए वो वेग नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए। डबल बैरल क्वेश्चन कभी नहीं होने चाहिए। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन जो होता है वह वेग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डबल बैरल क्वेश्चन कभी नहीं होना चाहिए। डबल बैरल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जिसके 2 आंसर पॉसिबल हो, ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। जिस तरह के जैसे हमें कभी भी 2 आंसर वाले क्वेश्चन नहीं पूछने होते हैं, उसको अवॉइड किया जाता है। क्लियर है सबको? सजेस्टिव क्वेश्चन आपको नहीं पूछने हैं, कहीं भी सजेस्टिव क्वेश्चन आपको नहीं पूछते हैं। तो मान लो क्वेश्चन में आपने लिख दिया कि ज्यादातर लोग सोनी का टीवी खरीदते हैं, आपको कौन सा टीवी पसंद है? तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप तो सजेस्ट कर रहे हो कि आप जो है यह काम करो। ठीक है, श्योर है गाइस? कोई डाउट इसमें? No, sir. कभी भी सर एम्बैरेसिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है, किसी भी हाल में कभी भी एम्बैरेसिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं जो अनकंफर्टेबल हो। अगर आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बनाना हो जहां आपने किसी सोशल इश्यूज पे स्टडी करनी है और आपको एम्बैरेसिंग क्वेश्चन पूछना पड़ सकता है, तो आप रेस्पोंडेंट को पहले इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, जब तक उसका कंसेंट नहीं होगा तब तक आप उस तरह के क्वेश्चंस उससे नहीं पूछोगे। ठीक है, जो कि उसे एम्बैरेस करे इस तरह का क्वेश्चन आपको उससे नहीं पूछने हैं, यह ध्यान में हमेशा रखना है। ठीक है ना? क्लियर है? क्वेश्चन ऐसे यस होने सर। चाहिए जो सभी रेस्पोंडेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट हो, इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? जैसे अब स्कूल के बच्चों के लिए मैरिटल स्टेटस का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, क्लियर है सबको? अगली यस चीज सर। है लेंथ। तो क्वेश्चनार का लेंथ क्या होना चाहिए? क्वेश्चनार का लेंथ इतना होना चाहिए कि आदमी बोर ना हो क्वेश्चन का आंसर करने के टाइम पे। ठीक है, क्लियर है? श्योर है? कुल कितने क्वेश्चन होने चाहिए डिपेंड करता है कि क्वेश्चनार में वही क्वेश्चन हो जो हमारे लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है। जो अननेसेसरी चीजें हैं उसे हमें क्वेश्चनार में नहीं डालना है, कि जो लेंदी क्वेश्चनार्स होते हैं अक्सर उसके आंसर्स हमें कंप्लीट फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि न केवल रेस्पोंडेंट के लिए उसका आंसर करना मुश्किल होता है, बल्कि जो रिसर्चर है उसके लिए भी उस डेटा को एनालाइज करना काफी कमबरसम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, और जो हमारे लिए रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जो नेसेसरी चीजें हैं वही लेना है। ठीक है, उसके बाद से ऑर्डरिंग कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन आयर की? तो क्वेश्चन आयर की ऑर्डरिंग जो या सीक्वेंसिंग जो होनी चाहिए, ठीक है, वह इस तरह की होनी चाहिए कि सामने वाला सही ढंग से रेस्पॉन्स आपको दे सके। ठीक है, सबसे पहले इजी टू आंसर क्वेश्चंस होने चाहिए जिसको सामने वाला आसानी से आंसर कर सके, ताकि धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके, और साथ ही साथ धीरे धीरे उस व्यक्ति में एक आत्मविश्वास बने और आप पे विश्वास बने। तो कॉन्फिडेंस और विश्वास दोनों चीजें बिल्ड करने का काम करना है। तो हमें क्वेश्चन का ऑर्डर इसी तरह से रखना चाहिए, और इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, यह हमेशा ध्यान में रखना है। जो डेमोग्राफिक क्वेश्चंस होते हैं उनको अक्सर हमें एंड में रखना चाहिए।
ठीक है, कहाँ रखना चाहिए, उसे हमें अक्सर एंड में रखना चाहिए। क्लियर है चीज। लॉजिकल और सिक्वेंशियल पैटर्न को हमें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद अगली चीज क्या है, इंस्ट्रक्शंस। तो हमेशा इंस्ट्रक्शंस को क्लियर वर्डिंग में लिखना चाहिए, ताकि जो भी रेस्पोंडेंट है उसे सही ढंग से समझ सके और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स कर सके। ठीक है, क्लियर है चीज। उसके बाद से क्या करेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं। हो सकता है उन्हें कुछ ऐसा सुझाव आए जो आपके क्वेश्चनर को और बेहतर कर सकता हो, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनर को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक पायलट स्टडी करते हैं। उसके बाद क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करते हैं। और फाइनली हम क्वेश्चनर को का फाइनल फॉर्म देते हैं। क्लियर है सबको, यस सर। इसमें कोई डाउट? श्योर हैं? यस सर। ठीक है। दूसरा होता है कि क्वेश्चनर अब कैसे हैंडओवर किया जाए। क्वेश्चनर को हैंडओवर करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा होता है इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू मेल। तो मेल का मतलब पहले होता था बाई पोस्ट, और अब क्या होता है, ईमेल। तो नॉर्मली क्वेश्चनर देने का दो तरीका होता है। ग्रुप में होता है, एक जगह लोग बैठे हुए हैं, उनको हमने ग्रुप में उसे हैंड ओवर कर दिया और वहां पे फेस टू फेस कांटेक्ट होता है आपका। और दूसरा होता है बाय ईमेल के थ्रू। दूसरा किसके थ्रू होता है, ईमेल के थ्रू होता है। क्लियर है चीज, श्योर है? यस सर। ठीक है। तो ईमेल के थ्रू हो या हैंड टू हैंड हो या आमने सामने की बात हो, दोनों कंडीशन में आपको जो रेस्पोंडेंट होता है उन्हें कुछ चीजों के लिए इंश्योर करना होता है। जिसमें सबसे पहली चीज होती है, एक फ्रेंडली टोन होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, अपने काम को इंट्रोड्यूस करना होता है, आप क्यों स्टडी कर रहे होते हैं यह बताना होता है। ठीक है, पर्पस क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है सोसाइटी के लिए, यह चीज आपको बतानी होती है। ठीक है, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है तो उसे आपको बताना होता है। ठीक है, एक कॉन्टेक्ट डिटेल देना होता है, स्पेशली कॉन्टेक्ट नंबर, ताकि अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप उसे कॉन्टेक्ट कर सके। ठीक है, क्लियर ये चीज। उनको एश्योर करना होता है कि उनका उनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन जो होगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी कारण से उनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की बात आती है तो वैसे कंडीशन में उनका कंसेंट हमें एडवांस में लेना पड़ता है। और ये एथिकल एथिक्स का पार्ट है कि हमें रेस्पोंडेंट का कंसेंट लेना है हर हाल में। ठीक है, क्लियर ये चीज। उसके बाद क्या होगा, हम उस क्वेश्चनायर का जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसे हम इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, और फाइनली उसके आधार पर अपना रिजल्ट डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लियर है चीज। श्योर है? अब इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं यह देख लेते हैं। सबसे पहला मेरिट क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो मिलती ही है, साथ साथ हमें क्या मिलता है, ओपिनियन भी मिल जाता है। यहाँ पर हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स हो सकते हैं या इकोनॉमिकल हो सकता है, और यहाँ पे कई बार फेस टू फेस इंटरेक्शन भी पॉसिबल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट होता है वह अपने तरीके से सूचनाएं दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम सिक्योरिटी और सेक्रेसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो रेस्पोंडेंट होता है अपने कन्वीनियंस के अनुसार वह आंसर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर बायसनेस को हम कम कर सकते हैं, और व्हाट व्हेन हाउ इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास आसानी से मिल सकती है। इसके डिमेरिट क्या क्या होते हैं, पहला डिमेरिट क्या होता है, अगर लोग जो है इलिटरेट हैं, इग्नोरेंट लोग हैं, तो वैसे केस में यह एकदम बेकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वाई की बात कभी नहीं आती है। व्हाट व्हेन हाउ तो आता है लेकिन वाई कभी नहीं आता है। कैजुअल रिलेशनशिप के लिए यह यूजफुल नहीं होता है। और रेस्पोंडेंट के विलिंगनेस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि रेस्पॉन्स करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। ठीक है, क्लियर है चीज, श्योर है गाइस, कोई डाउट इसमें? नो सर।
तो आज की क्लास को इसी पॉइंट पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। यस सर, ठीक यस है, सर। सर आप इसकी ऑल द बेस्ट रिकॉर्डिंग अभी भेज गाइस। देंगे सर, आप इसकी क्या कर रहे हो? अभी आप सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे सर? अभी अभी भेज रहा हूँ 5 मिनट ठीक है में। सर, थैंक यू ठीक सर, है, थैंक यू सो मच ऑल सर। द बेस्ट गाइस। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। सर गुड एक बात नाइट। पूछनी है सर आपसे। बोलिए। सर आप